नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सुपर स्पीड सिनेमा चैनल पर। आज हम एक्सप्लेन करेंगे इरफान खान की दमदार फिल्म तलवार को, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है, वो भी एक ऐसे केस पर जो देश की सबसे चर्चित मर्डर मिस्ट्री बन गया। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ एक पड़ाव है। हम इस चैनल पर इरफान सर की लगभग हर यादगार फिल्म को एक्सप्लेन कर रहे हैं। सभी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और इरफान खान मूवीज नाम की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आपको किसी मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो कमेंट करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। फिल्म की शुरुआत सुबह 6 बजे होती है। टंडन परिवार के घर की नौकरानी रोज की तरह दरवाजे की घंटी बजाती है, लेकिन इस बार कोई दरवाजा खोलने नहीं आता। आमतौर पर घर का केयरटेकर खेमपाल पहली घंटी पर ही दरवाजा खोल देता था, लेकिन इस बार घंटी बजाते बजाते 2-3 घंटे बीत जाते हैं। थोड़ी देर बाद मिसेस नूतन टंडन नींद से उठकर आती हैं और नौकरानी को बताती हैं कि शायद खेमपाल बाहर गया होगा, इसलिए उसने गेट बाहर से बंद कर दिया है। नौकरानी जल्दी में होती है तो नूतन बालकनी से डुप्लीकेट चाबी फेंक देती हैं। नौकरानी जैसे ही दरवाजा खोलती है, गेट हल्के हुधक्के से ही खुल जाता है। घर के अंदर 3 दरवाजे थे, एक धक्के से खुला, दूसरा बाहर से बंद था और तीसरा लकड़ी का था, जिसे नूतन ने खोला। जैसे ही नौकरानी अंदर जाती है, नूतन रोते हुए श्रुति के कमरे से बाहर आती हैं और कहती हैं, देखो खेमपाल ने मेरी बेटी के साथ क्या किया है। नौकरानी जब कमरे में जाती है तो देखती है कि श्रुति अपने बिस्तर पर खून से लथपथ पड़ी है। पास ही उसके पिता रमेश खामोशी से खड़े हैं, जैसे होश में ही न हो। कुछ देर में इंस्पेक्टर धनीराम और उनकी टीम मौके पर पहुंचती है, लेकिन पुलिस के आने से पहले ही मीडिया और मोहल्ले वाले घर के बाहर जमा हो जाते हैं। रमेश पुलिस से कहते हैं, घर में 4 लोग थे, 2 यहाँ हैं, एक मर चुकी है और एक लापता है। जिसका खून हुआ है वो तो साफ है, अब वक्त बर्बाद मत कीजिए, खेमपाल को पकड़िए। पुलिस को भी यही लगता है कि खेमपाल ही कातिल है। जांच के लिए पुलिस रमेश के क्लिनिक में काम करने वाले कंपाउंडर कन्हैया को साथ ले जाती है। कन्हैया बताता है कि खेमपाल का स्वभाव थोड़ा संदिग्ध था और वो श्रुति को लेकर कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी दिखाता था। श्रुति की लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है। इसी दौरान रमेश कुछ अफसरों से पूछते हैं कि खून से सना बिस्तर और गद्दा छत पर सूखने के लिए डाल दें क्या। इंस्पेक्टर धनीराम कहते हैं, हमने तो सारे सैंपल ले लिए हैं, अब छत पर डालो या कहीं और, हमें क्या। जैसे ही लोग बिस्तर लेकर छत पर जाने लगते हैं, पता चलता है कि छत का गेट ताले से बंद है और सीढ़ियों पर खून के निशान हैं, मगर धनीराम इसे जंग कहकर नजरअंदाज कर देते हैं। अगले दिन माता पिता श्रुति की अस्थियां हरिद्वार ले जाने निकलते हैं। तभी रमेश के भाई को कॉल आता है, छत का ताला तोड़ा गया और वहां कुछ मिला है। एक रिटायर्ड पुलिस अफसर को शक हुआ था, इसलिए ताला तोड़ा गया और वहां एक और लाश मिली। शरीर बुरी तरह सड़ चुका था, लेकिन आखिर में पुष्टि हो जाती है कि वो लाश खेमपाल की ही है। यहाँ तक केस सीधा लग रहा था कि खेमपाल ने श्रुति की हत्या की और भाग गया, लेकिन अब जब वो खुद मरा हुआ मिला है, मामला उलझ जाता है। इंस्पेक्टर धनीराम को कमरे की दीवार पर खून से सना एक हाथ का निशान मिलता है। वह तुरंत फॉरेंसिक टीम बुलाने का आदेश देते हैं। मीडिया वाले सनसनी फैलाने में लगे हैं, हर छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे हैं। क्राइम सीन पर लोग ऐसे घूम रहे हैं जैसे किसी पिकनिक पर आए हों। रात में तेज बारिश शुरू हो जाती है। उसी बारिश में दीवार पर खून से बना हाथ का अहम सुराग बहकर मिट जाता है। सीनियर ऑफिसर फॉरेंसिक डॉक्टर से बात करते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि श्रुति के सिर पर पहले किसी भारी चीज से 2 वार किए गए, फिर लगभग आधे घंटे बाद बेहद सफाई से उसका गला काटा गया। उसके बाद एक छोटा सा कट दिया, ये कंफर्म करने के लिए कि मौत हो चुकी है। ठीक ऐसा ही खेमपाल के साथ भी हुआ। इंस्पेक्टर धनीराम अपने सीनियर से सवाल करता है, श्रुति ने अपने पापा को एक ईमेल भेजा था, डैडी मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। वो गलती क्या थी? और उस रात वो चेतन भगत की 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पढ़ रही थी। इंटरनेट राउटर की रिपोर्ट में भी गड़बड़ी मिली है। श्रुति की मौत के बाद भी राउटर ऑन ऑफ होता रहा था। अगर लड़की मर चुकी थी और माता पिता गहरी नींद में थे, तो ये सब कौन कर रहा था? पुलिस का शक अब माता पिता पर जाता है। पूछताछ शुरू होती है। नूतन कहती हैं, हमारे कमरे का एसी इतना तेज चलता है कि बाहर की आवाजें सुनाई नहीं देती। उधर कन्हैया पुलिस को एक और कहानी देता है। रमेश का अपनी बिजनेस पार्टनर सुनीता मैडम के साथ चक्कर चल रहा था और मैंने तो ये भी सुना है कि ये अमीर लोग बीवियों की अदला बदली भी करते हैं छुट्टियों में। पुलिस अब मानती है कि शायद श्रुति को अपने माता पिता की ये बातें पता चल गई थीं, लेकिन वो किसी को बता नहीं सकती थी। उसका इकलौता भरोसेमंद साथी था खेमपाल, जिससे वो सब कुछ शेयर करने लगी थी। कहानी यह मोड़ लेती है कि श्रुति और खेमपाल के बीच नजदीकियां बढ़ीं और एक रात रमेश ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। गुस्से में उसने दोनों की हत्या कर दी। अब मीडिया इस केस को ऑनर किलिंग कहने लगती है। पुलिस रमेश को हिरासत में लेती है। अब कहानी के उस हिस्से की रिक्रिएशन दिखाई जाती है जो रमेश की बताई गई है। रमेश देर रात तक लैपटॉप पर काम कर रहा था। शराब पीने की तलब हुई तो उसने अपने होम बार से बोतल निकाली और खेमपाल को बर्फ लाने के लिए बुलाया। 2-3 बार आवाज देने पर भी कोई जवाब नहीं मिला
तो वो खुद गया। रास्ते में उसे श्रुति के कमरे से हल्की आवाजें सुनाई दी। जब उसने धीरे से दरवाजा खोला तो देखा कि खेमपाल श्रुति के बिस्तर पर है। गुस्से में रमेश ने डंडा उठाया और खेमपाल पर ताबड़तोड़ वार किए। इसी बीच डंडा श्रुति के सिर पर भी लग गया और वो बेहोश हो गई। तभी नूतन वहां पहुंची और रमेश को रोकने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। गुस्से में रमेश को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि उसने अपनी ही बेटी को मार डाला। अब वो खेमपाल की लाश को ठिकाने लगाने के लिए छत पर ले जाने लगा। नूतन भी साथ देने लगी क्योंकि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। रमेश ने सर्जिकल नाइफ से पहले खेमपाल का गला काटा, फिर छत का ताला बंद करके नीचे आ गया। रमेश और नूतन ने मिलकर सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की थी। जहां जहां खून था वहां वहां साफ किया गया। दीवारों से हाथ के निशान तक मिटा दिए। श्रुति के कमरे को अच्छे से सेट किया गया और फिर रमेश ने अपनी ही बेटी का गला काटा और ये सब पुलिस का कहना था। जब पुलिस रमेश से पूछती है अब तो कबूल करेगा अपना गुनाह, रमेश रोते हुए कहता है, मुझे मेरी बीवी और वकील से बात करने दो, मैंने अपनी बेटी को नहीं मारा। लेकिन पुलिस कोई सुनवाई नहीं करती। बाहर मीडिया और पब्लिक में उबाल था। 14 साल की श्रुति के चरित्र पर सवाल उठाए जा रहे थे। लोग कह रहे थे वो खेमपाल के साथ रिलेशनशिप में थी। इस गंदी सोच के खिलाफ उसके दोस्तों और रिश्तेदारों ने कैंडल मार्च निकाला। श्रुति को बदनाम मत करो, सच निकालो जैसे नारे लगाए। लेकिन सच यह था कि पुलिस के पास रमेश के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था। जो कहानी गढ़ी गई उसी ने इस परिवार की जिंदगी बर्बाद कर दी। इसलिए होम मिनिस्ट्री ने केस सीडीआई को सौंप दिया। अब इस केस को जॉइंट कमिश्नर अश्विन कुमार हैंडल कर रहे थे। जैसे ही केस उनके हाथ आया उन्होंने बचा कुचा हर सुराग इकट्ठा करना शुरू कर दिया, क्योंकि पुलिस की लापरवाही से ज्यादातर सबूत पहले ही नष्ट हो चुके थे। खेमपाल के कमरे से बियर की बोतलें और कांच के ग्लास मिले। जब अश्विन ने पूछा तो नूतन ने कहा वो तो शराब पीता ही नहीं था, सिर्फ बीड़ी पीता था। बात कुछ गड़बड़ लगने लगी। अश्विन रमेश से पूछताछ करते हैं। रमेश फिर रोते हुए कहता है, लोग कहते हैं मैंने अपनी बेटी को मारा, उसका खून साफ किया, उसके प्राइवेट पार्ट्स तक साफ किए। मेरी बेटी को कैविटी थी, मैं उसके मसूड़ों में इंजेक्शन नहीं लगा सकता था। और लोग कहते हैं कि मैंने उसका गला काट दिया। टंडन परिवार ने दावा किया था कि उनके कमरे का एसी इतना शोर करता है कि बाहर की कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती। इस बात को टेस्ट करने के लिए अश्विन खुद माता पिता के कमरे में लेटे और दूसरे लोगों को श्रुति के कमरे में शोर मचाने को कहा। नतीजा साफ था, कोई आवाज अंदर तक नहीं आती थी। मतलब माता पिता सच बोल रहे थे। इस बीच अश्विन का जूनियर वेदांत नोट करता है कि छत पर मिले खून भरे हाथ के निशान की कोई फोरेंसिक रिपोर्ट ही नहीं है। पूछने पर पता चलता है किसी ने फोरेंसिक टीम को बुलाया ही नहीं था। सब एक दूसरे पर छोड़ते रहे और फिर बारिश ने सब धो डाला। लापरवाही की हदें यहीं खत्म नहीं हुई। रमेश और नूतन का लाई डिटेक्टर टेस्ट भी होता है, पर उसमें कोई ठोस सबूत नहीं निकलता। सब कुछ धुंध में था, किसी को नहीं पता था कि उस रात हुआ क्या। अश्विन अब सीधे ऑफिसर धनीराम से पूछता है, तुम हैंडल कर रहे थे ना इस केस को, तुमने किया क्या है इस केस में अब तक? फोरेंसिक को तुमने नहीं बुलाया, खेमपाल की बॉडी पर रखा कूलर का ढक्कन तक चेक नहीं किया, फोन की कॉल डिटेल तक नहीं देखी। नूतन ने सुबह जब खेमपाल को नहीं देखा तो कॉल की थी, फोन की घंटी बजी, फिर स्विच ऑन ऑफ हो गया, लेकिन पुलिस ने इसे भी नजरअंदाज कर दिया। गुस्से में अश्विन एक डंडा उठाता है, धनीराम को झुकने के लिए कहता है और उसके पिछवाड़े पे डंडे बरसाते हुए कहता है, जब कॉल उठी थी तो फोन क्राइम सीन के अंदर ही था। मरा हुआ आदमी कॉल नहीं उठा सकता, यानी कोई जिंदा इंसान उस वक्त वहां था, लेकिन तुमने कुछ भी नहीं किया। क्राइम सीन पर लोग ऐसे घूम रहे थे जैसे सब्जी लेने आए हों। पुलिस ने न तो मौके की घेराबंदी की थी, न ही फिंगरप्रिंट को सही तरीके से रिकॉर्ड किया, इसलिए जो भी प्रिंट मिले वो सब मिसमैच हो गए और असली कातिल का कोई सुराग नहीं मिला। अगर शुरुआती जांच ढंग से होती तो शायद केस उसी वक्त सुलझ जाता। इस घोर लापरवाही के लिए ऑफिसर अश्विन धनीराम को डांट लगाते हैं और अब केस की असली तह तक जाने के लिए सभी से दोबारा पूछताछ शुरू करते हैं। रमेश की बिजनेस पार्टनर सुनीता बताती है कि श्रुति की मौत से एक हफ्ते पहले रमेश ने अपने नौकर कन्हैया पर काफी गुस्सा किया था, क्योंकि उसने कोई काम ढंग से नहीं किया था। टंडन परिवार के ड्राइवर से पता चलता है कि इस बेइज्जती से कन्हैया में गुस्सा भर गया था और उसने कहा था कि वो बदला जरूर लेगा। अब अश्विन का शक माता पिता से हटकर कन्हैया की ओर मुड़ता है, क्योंकि उसके पास साफ वजह थी। वो अपने सीनियर से ये बात साझा करता है, जो कहते हैं कि इंसाफ की मूर्ति की एक आंख पर पट्टी और हाथ में तराजू तो सब देखते हैं, पर दूसरा हाथ जिसमें तलवार है उसे सब भूल जाते हैं, और वही तलवार हम हैं जिस पर पिछले 60 सालों से जंग लगा है। मैं 32 दिन में रिटायर हो रहा हूँ, सीनियर कहते हैं, उतने दिन हैं तुम्हारे पास ये जंग जीतने के लिए। अश्विन फिर कन्हैया के घर की तलाशी लेता है और वहां से खून से सना एक तकिए का कवर और एक खुखरी मिलती है, जिससे उन्हें शक होता है कि शायद हत्या इसी से की गई। फिर कन्हैया का नार्को टेस्ट होता है, जिसमें वो बताता है कि खेमपाल तो श्रुति को अपनी बेटी जैसा मानता था, पर ड्राइवर राजपाल का दिल श्रुति पर आ गया था। अब सामने आती है एक नई कहानी
खेमपाल और श्रुति की मौत की असली कहानी। नार्को के मुताबिक खेमपाल और कन्हैया शराब पी रहे थे, तभी राजपाल ने श्रुति को लेकर भद्दा मजाक किया, जिस पर खेमपाल भड़क गया और कहा कि वो उसकी बेटी जैसी है। शराब खत्म होने पर तीनों ने रमेश के घर से शराब चुराने की सोची। खेमपाल बोतल लेने गया और उसी वक्त राजपाल और कन्हैया श्रुति के कमरे की ओर बढ़े। खेमपाल ने देखा तो रोकने की कोशिश की, लेकिन उनकी बात श्रुति ने सुन ली। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकली, राजपाल और कन्हैया ने उसे जबरदस्ती अंदर धकेल दिया और जबरदस्ती करने लगे। जब श्रुति ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की तो कन्हैया ने खोखरी के हैंडल से उसके सिर पर वार कर दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। खेमपाल अंदर आया और बोला कि वो सब रमेश को बता देगा, फिर चाहे जेल ही क्यों न जाना पड़े। दोनों उसे छत पर ले गए। वहीं कन्हैया ने उसे भी मार डाला, फिर नीचे आकर शराब पी और बाद में श्रुति का भी गला काट दिया। लेकिन ये सारी बातें नार्को टेस्ट में सामने आईं, जिन्हें कोर्ट में सबूत नहीं माना जाता। जरूरी था कि दोनों होश में कबूल करें, जो वो नहीं कर रहे थे। पुलिस अब तक रमेश को हत्यारा मान रही थी, लेकिन सीडीआई की जांच ने पूरा मामला पलट दिया और शक की सुई अब नौकरों की ओर घूम गई थी। सीनियर ऑफिसर अश्विन को बताते हैं कि तकिए के कवर पर जो खून मिला था वह खेमपाल का ही था, जिससे कन्हैया पर शक और पक्का हो जाता है और यह एक अहम सबूत बन जाता है। लेकिन सीडीआई के नए डायरेक्टर जेके कहते हैं कि ऐसे क्रिटिकल सबूत की दोबारा जांच होनी चाहिए, ताकि चार्जशीट फाइल करने में कोई परेशानी न हो। इस बीच सारा शक कन्हैया और राजपाल पर चला जाता है और रमेश को जमानत मिल जाती है, जिससे उसका परिवार राहत की सांस लेता है। लेकिन तभी सामने आता है कि जो खून वाला कवर टेस्ट के लिए भेजा गया था, उसमें बड़ी गड़बड़ी हो गई है। खेमपाल के कमरे से मिला और कन्हैया के कमरे से मिला कवर लैब में आपस में बदल गए हैं। यानी जिस कवर पर खेमपाल का खून था, वो अब दिखाया जा रहा है कि खेमपाल के कमरे से मिला था। इससे यह साबित नहीं हो सकता कि खून कन्हैया ने किया है। यह एक बहुत बड़ा ब्लंडर होता है और अश्विन बौखला जाते हैं। तभी अश्विन एक लड़के नंदू को पकड़ते हैं, जो उस रात घटना स्थल पर आया था और खेमपाल, कन्हैया और राजपाल को जानता था। नंदू बताता है कि जब वो वहां पहुंचा तब उसने जो देखा उससे डर कर भाग गया। रमेश उसकी गवाही रिकॉर्ड करता है और जेके को दिखाता है, लेकिन जेके अश्विन को एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें अश्विन नंदू को पीट रहे हैं, और ये वीडियो उनके अपने जूनियर वेदांत ने चुपके से रिकॉर्ड की थी। यानी अश्विन का ही पार्टनर अब उसके खिलाफ हो गया था, क्योंकि उसे लगता था कि अश्विन जबरदस्ती नौकरों को फंसा रहे हैं। गुस्से में अश्विन वेदांत को मारने लगते हैं, जिससे नाराज होकर जेके अश्विन को सस्पेंड कर देते हैं और केस से हटा देते हैं। अब गवाह और सबूतों की कमी की वजह से कन्हैया और राजपाल को जमानत मिल जाती है और केस एक बार फिर अधर में लटक जाता है। फिर सीडीआई इस केस के लिए एक नए इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर पोल को असाइन करती है, जो इस उलझे हुए मामले को बिल्कुल नए तरीके से सुलझाने की कोशिश करता है। पोल की तहकीकात में सामने आता है कि राजपाल रात 12:30 बजे तक सुनीता मैडम के घर पर था और खून रात 1 से 2 बजे के बीच हुआ, इसलिए उसके खून करने की संभावना कम हो जाती है। वहीं कन्हैया की बहन बताती है कि वो सीधे घर आया और 6 लोगों के साथ एक ही कमरे में सो गया था, इसलिए उसका बाहर जाना नामुमकिन है। पोल जब कन्हैया का नार्को टेस्ट वीडियो देखता है तो उसे लगता है कि डॉक्टर जानबूझकर सवालों को इस तरह पूछ रही हैं कि जवाब उसके मनमाफिक आए। इसके बाद माता पिता का भी नार्को टेस्ट होता है, लेकिन उससे कुछ खास हासिल नहीं होता, जिससे पोल दोबारा माता पिता पर ही शक करने लगता है। फिर पोल खेमपाल के कमरे की तस्वीरें देखता है और नोट करता है कि वहां 2 गोल्फ स्टिक थीं, लेकिन एक ही बरामद हुई थी। सर पर जो चोटें थीं वो भी गोल्फ स्टिक जैसी किसी चीज से होने की पुष्टि करती हैं। कुछ दिन बाद सफाई के दौरान रमेश को दूसरी गोल्फ स्टिक मिलती है, जिसे वो खुद पोल को सौंप देता है। इसके बाद पोल अपनी रिपोर्ट बनाकर सीनियर को भेजता है। सीनियर दोनों अश्विन और पोल की टीमें बुलाते हैं, क्योंकि दोनों की रिपोर्ट में जमीन आसमान का फर्क है। एक रिपोर्ट कन्हैया और राजपाल को कातिल मानती है, जबकि दूसरी माता पिता को। मीटिंग में पोल बताता है कि ये सब माता पिता की सोची समझी प्लानिंग थी। वह घर की बनावट का हवाला देता है, जहां 2 गेटों के बीच एक तीसरा गेट खेमपाल के कमरे में जाता है, जिससे होकर नूतन ने नौकरानी के आने से पहले बाहर जाकर पहला गेट खोला और फिर उसी रास्ते से वापस अंदर आकर सब कुछ व्यवस्थित कर दिया, ताकि नौकरानी को लगे कि गेट तो पहले से बंद था। अश्विन इस पर सवाल उठाते हैं कि इतनी जल्दी इतनी साफ सुथरी प्लानिंग मुमकिन नहीं लगती, और अगर थी तो शराब की खून लगी बोतल क्यों नहीं हटाई गई। पोल की टीम कहती है कि ये प्रोफेशनल किलर्स नहीं थे, गलती हो गई होगी। साथ ही वो बताते हैं कि जब नौकरानी आई तो रमेश और नूतन के कपड़ों पर खून का एक भी निशान नहीं था, जो अजीब था, क्योंकि किसी अपने की मौत पर आम तौर पर लोग उसे गले लगाकर रोते हैं। अश्विन इस तर्क को ठुकराते हैं कि हर किसी का शोक जताने का तरीका अलग होता है। फिर पोल की टीम बताती है कि रात को जब खून हुआ तब राउटर बार बार ऑन ऑफ हो रहा था, जो संकेत देता है कि माँ बाप जाग रहे थे।
अश्विन जवाब देता है कि मातम वाले दिन भी राउटर ऐसा कर रहा था तो इसे सबूत नहीं माना जा सकता। अंत में पोल दावा करता है कि रमेश ने बेटी और खेमपाल को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था और गुस्से में गोल्फ स्टिक से हमला कर दिया। पोल यह भी कहता है कि श्रुति जानबूझकर खेमपाल के साथ रिश्ता बना रही थी ताकि अपने माँ बाप को सबक सिखा सके, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसके माता पिता बीवी की अदला बदली जैसे घिनौने खेल खेलते थे। यह सब उसने उन्हें उसी दर्द का एहसास दिलाने के लिए किया जो खुद वो झेलती रही थी। अश्विन पोल की थ्योरी पर सवाल उठाता है, अगर गोल्फ स्टिक खेमपाल के कमरे में रखी थी तो क्या रमेश और नूतन जब उसे लेने गए तब तक खेमपाल और श्रुति उस गलत अवस्था में ही लगे थे, और जब खेमपाल की लाश छत पर मिली तो उसने चप्पल पहनी हुई थी, क्या वो चप्पल पहनकर उस गलत काम में शामिल था? अश्विन यह भी पूछता है कि अगर रमेश ने ही हत्या की तो वही हथियार गोल्फ स्टिक वो खुद लाकर क्यों देगा? दोनों पक्ष एक दूसरे की बात काटते रहते हैं, लेकिन कोई भी ठोस सबूत नहीं दे पाता जिससे यह साफ हो सके कि कातिल कन्हैया और राजपाल थे या फिर खुद माता पिता। आखिर में सीनियर ऑफिसर यह कहकर मामला खत्म करने की बात करते हैं कि जब तक पुख्ता सबूत नहीं है केस बंद करना ही सही है, लेकिन पोल की टीम क्लोजर रिपोर्ट इस तरह बनाती है कि उसमें इशारा माता पिता की ओर होता है। अदालत इस आधार पर उन्हें आरोपी मानकर उन पर हत्या का मुकदमा चलाने का आदेश देती है। रमेश जो हाल ही में जेल से छूटा था अब नूतन के साथ फिर से जेल चला जाता है। कई दिन तक केस चलता है और अंत में कोर्ट रमेश और नूतन को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुना देती है। इसके बाद कहानी हमें ले जाती है कत्ल की रात से कुछ घंटे पहले के उस मासूम पल में, जब रमेश अपनी बेटी श्रुति को उसका जन्मदिन करीब होने के चलते एक कैमरा गिफ्ट करता है। श्रुति कैमरा पाकर बहुत खुश होती है और पूरे घर की वीडियो और तस्वीरें लेने लगती हैं। वो, खेमपाल, नूतन और रमेश सब मिलकर खुशियां बांट रहे थे, इस बात से बेखबर कि कुछ ही घंटों बाद वो रात उनके जीवन की सबसे डरावनी रात बनने वाली है। और यहीं पर फिल्म खत्म होती है। सच्ची घटना पर आधारित इस केस में गुनहगार आज तक पकड़ा नहीं गया। आज भी यह रहस्य बना हुआ है कि आरुषि तलवार और खेमपाल की हत्या किसने की थी। तो दोस्तों, यह थी तलवार फिल्म की वो कहानी जो जितनी सुलझी दिखती है उतनी ही उलझी हुई है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके इस सीरीज से जुड़े रहें। इरफान सर की बाकी फिल्मों के एक्सप्लेन वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन और इरफान खान मूवीज प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। मिलते हैं अगली फिल्म की कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, कुछ किरदार फिल्म में नहीं जिंदगी में अमर हो जाते हैं।